हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें टोटल 10 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सेकेंड है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कैसे इसे डिस्कवर किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। थर्ड है आरएनए वर्ल्ड, यानी आरएनए के बारे में जानेंगे। फोर्थ है रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए कैसे बनते हैं। फिफ्थ है ट्रांसक्रिप्शन। सिक्स है जेनेटिक कोड। सेवन्थ ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। एट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। 9 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और 10 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे नीट एग्जाम के लिए। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ मेंडल। तो आप प्रीवियस चैप्टर में आप लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया और सारे कैरेक्टर को कैसे इनहेरिटेंस होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उन्होंने इसके बारे में सारे पैटर्न को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने ये पाया कि द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, क्या है, एक फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, वो इनहेरिटेंस करता है ना। तो फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। तो वो फैक्टर वो क्लियर नहीं है। आखिर वो जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, लेकिन आखिर वो है क्या, क्यों आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसे फैक्टर है, लेकिन बट वो है क्या, वो अभी तक पता नहीं है। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द putative genetic materials was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid, तो डीएनए की ये फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज द जेनेटिक मटेरियल एट द लिस्ट ऑफ फॉर मेजोरिटी ऑफ ओरिजिन्स। तो बाद में पता चला कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। नाउ इन क्लास 11th यू हैव लर्नड द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, पॉलीमर है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं। इन द लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम में होते हैं, डीएनए आरएनए लिविंग सिस्टम में होते हैं। डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं ज़्यादातर में। आरएनए थॉट इज ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, कुछ वायरस में होते हैं। ओके, मोस्टली फंक्शन एज द मैसेंजर, और ज़्यादातर क्या होते हैं वो फंक्शन मैसेंजर का फंक्शन करते हैं। आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल। तो आरएनए के पास कुछ एडिशनल रोल भी है। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल तो दोनों हैं डीएनए आरएनए, लेकिन मोस्टली पाया जाता है डीएनए, है ना। मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिज्म में, जीवों में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन आरएनए में क्या है, आरएनए एक उसके पास कुछ एडिशनल भी फंक्शन है उसके। इट फंक्शन एज एडेप्टर स्ट्रक्चरल एंड सम केसेस कैटालिटिक मोलिक्यूल। तो एज ए एडेप्टर भी वर्क करता है, ये स्ट्रक्चर भी वर्क करता है, और कुछ केस में ये कैटालिटिक एज ए एंजाइम भी वर्क करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दे मोनोमर यूनिट्स ऑफ लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। तो आप लोग इसे पढ़ चुके हैं कि कैसे जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, और आपस में कैसे वो जुड़े होते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स in protein, the process of protein synthesis, translation and elementary basis of their regulation and the determinism। तो इस चैप्टर में हम लोग डीएनए के बारे में रेप्लिकेशन कैसे करता है, ज़्यादातर स्ट्रक्चर के डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर कैसे रेप्लिकेशन करता है,
फिर कैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ओके, फिर कैसे जो जीन है वो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो जितने भी जीन होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, वो कैसे टाइम टू टाइम जब बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है तो वो रेगुलेट करते हैं, यानी स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट ऑफ न्यू इरा ऑफ जीनोमिक्स। तो इस तरह से एक सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उससे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, और पूरा एक ह्यूमन जीनोम का जो पूरा एक एरिया बना हुआ है उसे एक जीनोम बोलेंगे। इन दिस लास्ट सेक्शन एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस एंड इट्स consequences will also be discussed. Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is DNA. In the subsequent section, we will understand that why it is the most evident genetic material and what is the relationship is with RNA. तो क्या कारण है कि जो भी डेवलप हायर ऑर्गेनिम्स हैं उसमें ज़्यादातर DNA ही एज ए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, RNA कम होते हैं, क्या कारण है? तो जानेंगे। सबसे पहले DNA के बारे में जानेंगे। तो DNA इज़ द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो DNA क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, पता है मुझे। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके क्या है? पॉलीमर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इससे क्या बना? DNA। The length of DNA is usually defined the number of nucleotides तो अगर DNA का लेंथ पता करना हो तो क्या क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देन टू ऑल्स बेस पेयर प्रेजेंट इन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर से। दी ऑल्सो कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज नोन एज 5174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो बैक्टीरियोफाज में ये कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? तो 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ 48,502 बेस पेयर्स। फिर देन E. coli has 4.6 into 10 to the power 6 base pair, and haploid content of DNA is 3.3 into 10 to the power 9 base pair. Let us discuss the structure of such a long polymer. तो आपको याद रखने हैं, खासकर जो ह्यूमन का जो है ये वाला, ये ह्यूमन का जो हैप्लॉइड जो DNA है ना, यानी सपोज कि हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम है 23 उसमें क्रोमोसोम होते हैं, और उसके में कितने DNA होते हैं? उसमें DNA को हैप्लॉइड DNA बोलेंगे। हैप्लॉइड DNA में कितने बेस पेयर होते हैं? तो 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। ओके, नाउ बात करेंगे स्ट्रक्चर की, इसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो क्या होता है कि DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं, ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के, ये क्या है? शुगर है, और इसमें 5 कार्बन होते हैं। क्या है? पेंटोज शुगर है। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ते हैं। कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे फिर नेक्स्ट वो जो आपके नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जुड़ते हैं। तो इस तरह से 5 से 3 एक स्टैंड बनते हैं, है ना। 5 से 3 एक स्टैंड बनते हैं। अब इस पे DNA पे जो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ही होता है। अब दूसरी बात, अब इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एडेनिन जो है, एडेनिन थायमिन के साथ बेस पेयर करते हैं, थायमिन एडेनिन के साथ बेस पेयर करते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करते हैं, और ए और T के बीच का जो पेयरिंग है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो पेयर होता है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से एक चेन बन जाता है
और फिर क्या होता है कि फिर एक अपोजिट एक स्ट्रैंड और बनता है, एक बनता है 5 to 3 डैश और एक बनता है 3 डैश to 5 डैश। इस तरह से दो एंटी पैरेलल जो है स्ट्रैंड बनते हैं। नाउ तो यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन इस पेन से क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। देखिए 5 डैश इंड ऑफ राइबोस शुगर इज रेफर्ड टू एज 5 इंड ऑफ पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड चेन। अब एक बात और, डीएनए की और आरएनए में डिफरेंस क्या है? पहला तो किसमें डीएनए में डिऑक्सी राइबोस शुगर होते हैं। डिऑक्सी का मतलब शुगर में क्या डिफरेंस है? डिऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन इसमें अब्सेंट हो जाते हैं डिऑक्सी राइबोज में, राइबोस शुगर में, जबकि राइबोस शुगर में ऑक्सीजन होते हैं। तो एक ये डिफरेंस है। दूसरा ये कि जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए में एडेनिन के साथ यूरासिल बेस जो बेस है वो पेयर करते हैं, यानी कि थायमिन की जगह पे यूरासिल आते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ अब देखेंगे हम लोग कि द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज द फॉलोइज। तो क्या क्या साइलेंट फीचर है जो कि ज़रूरी है? तो पहला है इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, क्या होता है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, एंटी पैरेलल चेन होते हैं। एक होता है 5 से 3, दूसरा होता है 3 से 5। वेयर द बैकबोन इज कंसिस्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। अब उसको जो बैकबोन है किससे बने होते हैं? शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं। उसके डीएनए के जो बीच में जो लैडर होते हैं उसके अंदर में, वो नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ one chain have polarity 5 to 3 and other is 3 to 5. Okay. Now the third is the base in the 2 strands are paired through the hydrogen bond H bonds forming base pairs, adenine forming 2 hydrogen bond and thymine form of opposite strand and vice versa similarly. तो क्या होता है कि इसमें एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बन रहा है, इसीलिए, है ना। तभी तो उसमें स्टेबिलिटी होती है। नाउ द फोर्थ इज टॉपिक पॉइंट इज द 2 चेन आर क्वाइल्ड इन राइट हैंड फैशन, है ना। तो ये क्या होता है कि जब ये क्वाइल करते हैं यानी मुड़ते हैं ना, टर्न करते हैं, तो राइट हैंडेड होता है। ठीक है। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो जहाँ पे एक मुड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से एक मेजर करते हैं, एक पिच बोलते हैं उसको। तो एक पिच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर होते हैं। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन इच। इसमें क्या होता है? इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। जैसे सपोज हम ये डायग्राम है तो आप देख रहे हैं, देखिए इसको बोलेंगे 1 पिच बोलेंगे। तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला जो टर्न कर गया है ना, अब ऊपर में 5 नीचे में 5, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब दोनों के बीच ये जो जिसका जो लेंथ है वो होगा 3.4 नैनोमीटर। अब अगर बात करें हम इसके 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितने हैं, तो 0.34 नैनोमीटर, है ना। तो देख रहे हैं कि इसका ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, तो इसकी ये जो क्या है बैकबोन है जो कि बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। इसके बीच में जो लैडर है वो बेस पेयर से बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एडेनिन थायमिन से पेयरिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन से पेयरिंग करता है। फिर बात करें यहाँ पे किस तरह से, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सिमिलरली एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बना हुआ है।
जो पेंटोज शुगर है, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसके कार्बन नंबर 1 पे ही नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं, और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसके कार्बन नंबर 3 पे जुड़ते हैं, है ना। तो इस तरह से एक चेन बनता है, और इस तरह से क्या होता है फिर ये डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर चेन बन जाते हैं। तो ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना। तो देखिए कि जब अब दो बेस पेयर के बीच में जिसने क्या है टर्न कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स over the other in double helix. This is in addition to H bonds confers stability of the helical structure. तो इस तरह से क्या होता है कि जब वन बेस पेयर दूसरे पे एक स्टॉक बाय स्टॉक ये जो एडिशन हो रहा है ना, तो इससे क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। इसकी वजह से जो एक बाई एक करके जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं, है ना, इस तरह से जो एक स्टेक बाय स्टेक जो इस पर बने हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, उससे क्या होता है जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। नाउ द कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ पुरीन्स एंड pyrimidines, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू polynucleotide chain in DNA remains almost constant। तो क्या आप बता सकते हैं